So good afternoon everyone. Myself Vinay Kumar Patel, presenting seminar on the topic of neutron beam scattering via phonon and hard velocity. So सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रॉन बीम स्कैटरिंग वाया फोनॉन. ठीक है. तो सबसे पहले एक मेथड है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हम एक न्यूट्रॉन बीम लेते हैं और उसको फोनॉन के साथ स्कैटर कराना है ना. तो इसमें कुछ रिजल्ट आएंगे. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आउटकम क्या होगा. ठीक है. सबसे पहला जो आउटकम है इसका वो है, हम इस एक्सपेरिमेंट से डिस्पर्शन रिलेशन निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? वाया एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ फोनॉन्स. हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे या तो फोनॉन की जो एनर्जी है वो मतलब फोनॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट करेगा. इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्पर्शन रिलेशन निकाल सकते हैं. डिस्पर्शन रिलेशन निकाल सकते हैं. ये क्या होता है? डिस्पर्शन रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के. ठीक है. और दूसरा आउटकम है वो होता है, हम लाइफ टाइम ऑफ फोनॉन निकाल सकते हैं. लाइफ टाइम ऑफ फोनॉन कैसे पता लगाएंगे? हम मेजर करेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ फोनॉन स्कैटरिंग. ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट है जिसकी हेल्प से हम ये दो रिजल्ट हमको मिल सकता है, जिसमें कि हम पहले डिस्पर्शन रिलेशन निकाल सकते हैं और दूसरा हम लाइफ टाइम ऑफ फोनॉन निकाल सकते हैं. ठीक है. परफॉर्म कैसे करते हैं, होता क्या हो जाता है? सबसे पहले हम यहाँ पे जो बीम यूज कर रहे हैं वो न्यूट्रॉन बीम है. इट मींस न्यूट्रॉन एक अनचार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है. तो जब हम किसी भी एटम के अंदर या किसी भी अदर एनवायरनमेंट में हम उस बीम को पास कराएंगे तो वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रलिटी प्रॉपर्टी. तो जनरली अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो वो बाहर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करके डिफ्लेक्शन या स्कैटर के प्रोसेस को नहीं शो करता है. वो डायरेक्ट सारे चीज़ों को पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के अंदर जाता है और वो न्यूक्लियस के साथ स्कैटर करता है. सबसे पहले बात. ठीक है. अब जो स्कैटरिंग का जो प्रोसेस है उसको हम एक जनरल वेव वेक्टर रिलेशन के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. जो कि होता है वेव वेक्टर रिलेशन, जो कि होता है k प्राइम प्लस g इक्वल्स टू स्मॉल k प्लस कैपिटल k. सबको थोड़ा ज़्यादा पहचाना सा लग रहा होगा, है ना. जहाँ की जो k प्राइम है, सॉरी k प्राइम सारा जगह, जहाँ पे जो k है वो वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन बीम है. कैपिटल G है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है. k प्राइम जो है वो स्कैटर न्यूट्रॉन बीम का वेव वेक्टर है. और जो कैपिटल K है ये जो फोनॉन स्कैटर या एमिट हो रहा है वो उसका है. ठीक है. तो इस केस में हम जो G की वैल्यू है वो हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा कैपिटल K है वो ऑलवेज फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के अंदर लाई करता है. जैसे हम पिछले बार पढ़े हैं कि कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के बाहर जा रहा था तो हम उसको ट्रीटमेंट ऐसे करते थे कैपिटल K के साथ और हम उसको फॉल बैक कराते थे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के अंदर. जैसे ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन था, एक वेव ऐसे था तो हम ट्रीटमेंट करते थे, उसकी वजह से ये जो वेव है शिफ्ट होकर इधर आता था. कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते थे, याद आ रहा होगा. यही सेम केस यहाँ हो रहा है. ठीक है. तो मैंने क्या बोला? मैं बोला जो स्कैटरिंग प्रोसेस है उसको हम एक जनरल वेव वेक्टर रिलेशन के साथ शो कर सकते हैं, जो कि होता है ये. ठीक है. अब इसके बाद जो इंसिडेंट बीम है उसकी काइनेटिक एनर्जी में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम p²/2 ml, जहाँ की b मोमेंटम है और ml जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन है. इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं h² /k² 2 mm.
इंसिडेंट के लिए और मैं स्कैटर के लिए लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, k की जगह k प्राइम आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब वाया एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, इंसिडेंट इक्वल्स टू स्कैटर प्लस माइनस एच लाइन ओमेगा। ये जो एक्स्ट्रा टर्म हमको मिल रहा है ये क्या है, यही एनर्जी है, इसकी एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब और एमिट ड्यू टू फोटॉन्स, और यही सब चीज का बेस है। अगर आप एच लाइन ओमेगा फाइंड कर पा रहे हो, है ना, कैसे फाइंड कर पाओगे, आप ये मेजर करोगे, है ना, कितनी एनर्जी या तो आपकी सिस्टम ले रही है या आपकी सिस्टम दे रही है। अगर आपको ये मिल जाता है तो वाया सम फार्मूला आप डिस्पर्शन रिलेशन निकाल सकते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट मोटिव है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम ये निकालें, हमारा मोटिव है हम डिस्पर्शन रिलेशन निकालना है, जिसके लिए हमको ये चाहिए, है ना। तो हम सबसे पहले बाय एक्सपेरिमेंट हम एनर्जी कितना या तो एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है वो निकालते हैं, है ना, और उस एनर्जी को रिलेट करके हम डिस्पर्शन रिलेशन निकालते हैं। तो अल्टीमेट टारगेट डिस्पर्शन रिलेशन निकालना है, जिसके लिए हमको इसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है कैसे इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर करता है वाया फॉर्म। और यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं जो कि रिलेशन बता रहे हैं वेव वेक्टर के और ओमेगा के बीच में। ठीक है, तो ये सबसे पहला ये जो एग्जांपल है ये है पोटेशियम ब्रोमाइड का, जो कि अलग अलग प्लेनर के लिए, ये 100 प्लेन के लिए, ये 110 के लिए है और ये 111 के लिए। आप तीनों में रिलेशन देख सकते हैं कि कैसा रिलेशन आ रहा है। ठीक है, अब मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एनहार्मोनिसिटी। अभी तक हमने जितने भी पोटेंशियल्स देखे हैं, है ना, वो हमने हार्मोनिक के साथ डील किया है। हार्मोनिक मतलब जो हमारा पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर में। ठीक है, जहाँ की फोर्स जो प्रोपोर्शनल रहता है डिस्टेंस के। ठीक है, बट प्रैक्टिकली जब हम इलास्टिक वेव्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको ऐसे रिलेशन देखने को नहीं मिलता। प्रैक्टिकली हमें जो पोटेंशियल है उसका डिपेंडेंस हमको x की पावर क्यूब, x की पावर 5, 4 ऐसे दिखाई पड़ते हैं, जो कि हमारा आइडियल केस जो होता है हार्मोनिक का केस उससे डिफरेंट एनहार्मोनिक है, मतलब हार्मोनिसिटी उसकी लॉस हो गई है। तो अगर तुम एक इलास्टिक वेव ले रहे हो और उसको तुम एक हार्मोनिक वेव की तरह कंसीडर कर रहे हो तो उसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं। मतलब आप हार्मोनिक मान रहे हो तो उसके पीछे आप बहुत सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कराना चाह रहे हो। जैसे सबसे पहला, अगर आपका पोटेंशियल हार्मोनिक है तो सबसे पहले जो दो इलास्टिक वेव्स हैं वो कभी आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, और इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं मतलब सिंगल वेव है, वो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो कभी डिके नहीं होते, वो अल्टीमेट इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है, अगर हार्मोनिक पोटेंशियल है तो थर्मल एक्सपेंशन कभी नहीं होगा। बट हम जान रहे हैं कि मेटल्स या किसी भी जिसमें इलास्टिक वेव्स बनती हैं वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन होता है ना। तो दो कॉन्सिक्वेंस मैंने बताया, पहला दो इलास्टिक वेव्स इंटरेक्ट नहीं करेंगे, दूसरा है थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, तीसरा है एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट्स आर इक्वल, तीसरा है, चौथा है द इलास्टिक कांस्टेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, और पांचवा है द हीट कैपेसिटी बिकम्स कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर where T is greater than debate temperature theta।
तो ये 5 कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि डायरेक्टली फेल हो जाते हैं जब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो इसका रीजन क्या है? एकमात्र रीजन है एनहार्मोनिसिटी। जब ऑसिलेशन होता है तो जो मीन पोजीशन होता है वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है। बस यही एकमात्र रीजन है ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेल होने का। ठीक है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है, अगर आप हार्मोनिक मान रहे हो किसी भी इलास्टिक वेव को, तो जो फोनोन स्टेट्स हैं, वेव्स, वो स्टेशनरी स्टेट्स हैं। हार्मोनिक ले रहे हो आप, अगर वो स्टेशनरी स्टेट्स हो जाते हैं, मैं लिख के चलता हूं इसको। आपने क्या बोला? फोनोन इलास्टिक वेव, अगर आप हार्मोनिक मान रहे हो तो इलास्टिक वेव्स क्या हो जाएंगे? स्टेशनरी स्टेट्स हो जाएंगे। और हम जान रहे हैं कि जो इलास्टिक वेव्स होते हैं उसी की वजह से जो थर्मल करंट है, जो थर्मल एक्सपेंशन है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो इधर उधर हो जाती है, वो इन्हीं इलास्टिक वेव्स की वजह से होती है ना। तो जो फोनोन डिस्ट्रीब्यूशन है, फोनोन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या हो जाएंगे? अनअल्टर्ड हो जाएंगे ड्यू टू स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है। unaltered with respect to time। मतलब आप इससे कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हो। आपने हार्मोनिक पोटेंशियल लिया इलास्टिक वेव्स का, अगर आपने हार्मोनिक लिया तो जो आपका फोनोन का जो स्टेट्स है वो आप स्टेशनरी स्टेट्स बोल रहे हो डायरेक्टली। अगर आप इलास्टिक वेव्स को स्टेशनरी स्टेट्स बोल रहे हो तो जो फोनोन डिस्ट्रीब्यूशन है इसके, जो भी क्रिस्टल है उसके अंदर का, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अनअल्टर्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा तो उससे जो पासेस थर्मल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब साफ साफ है कि अ परफेक्टली हार्मोनिक क्रिस्टल विल हैव इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अ परफेक्टली हार्मोनिक क्रिस्टल विल हैव इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है ही नहीं, है ना। तो इसे भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो कि आपका जो इलास्टिक वेव्स है वो कभी भी हार्मोनिक नहीं हो सकता, वो एनहार्मोनिक ही है। ठीक है। तो अब अगर हार्मोनिक हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हार्मोनिक पोटेंशियल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पोटेंशियल है वो कैसे लिख सकते हैं हम? हाफ एफ एक्स स्क्वायर, या आप इसको हाफ ए एक्स स्क्वायर बोल रहे हो, जहाँ की जो एफ है वो क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है। और इस केस में अगर आप, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये वाला केस जो है हार्मोनिक पोटेंशियल का ग्राफ है और ये वाला केस जो है एनहार्मोनिक पोटेंशियल का ग्राफ है। तो इस केस में क्या होता है, अगर पोटेंशियल आपका ये है तो यहाँ पे जो मीन है वो विद टाइम अपनी मीन पोजीशन से कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है। अगर आप इसका मीन डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहो जो कि होता है एक्स प्राइम, तो वो आपको 0 मिलेगा क्योंकि उसका मीन पोजीशन शिफ्ट नहीं हो रहा है। वहीं आप दूसरी केस में अगर पोटेंशियल को एनहार्मोनिक ले रहे हो, जो जिसका फॉर्म कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, ये एनहार्मोनिक का केस है। अगर आपका पोटेंशियल कुछ ऐसा फॉर्म है, हाफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स क्यूब माइनस एच एक्स 4, ये आपका एनहार्मोनिक पोटेंशियल है। अब इस केस में अगर मीन डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आपका जो वैल्यू है वो आता है 3 kV T G अपॉन F स्क्वायर, जहाँ की kV बोल्ट्ज कांस्टेंट है, T टेम्परेचर और G जो है कोफिशिएंट है इसका, F फोर्स कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो जो मीन डिस्प्लेसमेंट है एनहार्मोनिक के केस में वो डिपेंड कर रहा है फोर्स कांस्टेंट इनवर्सली टेम्परेचर के साथ और एक कोफिशिएंट के साथ। तो आप इससे एक रिलेशन बिठा सकते हो। अगर आपका क्रिस्टल जो है वो बियर करता है हाईली फोर्स कांस्टेंट, जैसे डायमंड का केस, इसमें बहुत हाईली बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मैं बोलूँ तो,
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है मतलब फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर जो है मीन डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा। उसका इनवर्सली अगर आप एक आयनिक बॉन्ड ले रहे हो, NaCl जैसे ले रहे हो, उसमें फोर्स कांस्टेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मीन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, मतलब वो एक्सपेंड ज़्यादा करेगा। मतलब आप सिंपल सा स्टेटमेंट पास कर सकते हो कि इन वीकली बॉन्डेड सॉलिड द फोर्स कांस्टेंट F will be small but the coefficient G will be higher। ठीक है, यही है मतलब अगर मीन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। तीनों चीज़ रिलेट कर रहा है, अगर बॉन्डिंग ज़्यादा है, मीन डिस्प्लेसमेंट कम है और थर्मल एक्सपेंशन कम हो रहा है, बॉन्डिंग कम है, मीन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, है ना। तो जो आपका मेटल है वो सबसे हाई डायमंड थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम करता है, उसके सबसे नीचे आ जाओ वुड जो कि ज़्यादा करते हैं, और बीच में जो आपका है वो मेटल्स लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ टेबल है, अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम से स्टार्ट है और नीचे नीचे जाते तो वुड तक गया है। ये वाला जो कॉलम है वो थर्मल एक्सपेंशन का है और ये थर्मल कंडक्टिविटी का है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं एल्यूमिनियम का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 247%, 247, वहीं वुड का कितना है 0.12। वेल टेबुलेटेड टेबल है जिसमें कि आप डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट नॉन मेटल्स या हाईली बॉन्डिंग वाले मटेरियल का चार्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।